बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ का खत ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी ना देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूँ, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दिनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद है कि मैं खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये खत मैं नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सदके दिल से माफी चाहती हूँ अगर मेरे खत में कोई फिक्र आपको नागवार गुजरे। इसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे खत क्यों लिखवा रही हैं, ये दोनों लड़कियां कौन हैं और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घनौनी जिंदगी की तारीख से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं करना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवाइफियत के इस और रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार मुंबई आए होंगे। जिना साहब ने तो मुंबई को बहुत देखा है, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारिस रोड कहलाता है। फारिस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़या है। ग्रांट रोड के इस पार लमिंगटन रोड है और ऊपर हाउस और चौपाटी, मेरिन ड्राइवर और फोर्ट के इलाके हैं जहां मुंबई के शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारिस रोड इन दोनों के बीच में है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसा मुस्तवीत हो सके। वो फारिस रोड फिर भी मदनपुरा के ज्यादा करीब है क्योंकि नादारी में और तवाइफियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाजार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन बहुत खूबसूरत नहीं है। इसके बीचों बीच ट्राम की गिड़गिड़ाहट शब और रोज जारी रहती है, जहां भर के आवारा कुत्ते और लोंडे और शोहरे इस बेकार और जराइम पेशा मखलूक इसकी गलियों का तवाफ करती नजर आती है। लंगड़े, लूले, औबाश, मदकून, कमाश और बेन और सजाक के मारे हुए काने, रंजे, कोकीन, बास और जेब कतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सिले हुए फुटपाथ पर मैल के ढेरों पर भनभनाती हुई लाखों मक्खियां, लकड़ियों और कोयलों के अफसुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी बार बेचने वाले कोक शाइस्तर और नगी तहर तस्वीरों के दुकानदार, चीन हुजाम और इस्लामी हुजाम और लंगोटे कसकर गालें बिकने वाले पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सहारा कूड़ा क्रिकेट आपको फारिस रोड पर मिलता है। जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे। कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के इस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मलबला पर कयाम करते हैं। मैं एक बार जना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहां मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ नहीं थी। बतूल को आपसे जना साहब जिस कदर अकीदत है इसको मैं कभी ठीक नहीं तरह से बयान नहीं कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती हूँ तो सिर्फ वो आप हैं। इससे आपकी तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है। किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस है। छोटी सी लड़की ही तो है वो फारिस रोड वाले अभी से इसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी फिर आपको बताऊंगी। तो ये फारिस रोड जहां मैं रहती हूँ, फारिस रोड के मगरबी सिरे पर जहां चीनी हुजाम की दुकान है, इसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो इसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना है, आपसे क्या छुपाऊंगी। ये कहूंगी वहां पर मेरी दुकान है और वहां पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बुनिया और सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है, और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे का भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इस तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारों में कोई फर्क नहीं। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़या नहीं है। यहाँ रात को गुजरा दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली कर जाते हैं, शराब पीकर जाते हैं, जहाँ भर की गालियां बकते हैं। यहाँ बात बात पर छुड़ाजनी होती है। दो एक खून भी दूसरे तीसरे रोज होते हैं। गर्ज के हर वक्त जान जमीन में रहती है। और फिर मैं कोई अच्छी तवाइफ नहीं हूँ कि यूं पूर्ण हल पर जाकर रहूं या फिर वर्ली पर समंदर के किनारे एक कोठा ले सकूं।
मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवाइफ हूँ और गो मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूँ, लेकिन अब 10 साल से इस शहर मुंबई में इस फारिस रोड पर इस दुकान में बैठी हुई हूँ और अब तो मुझे इस दुकान की पग्गी भी 6,000 रुपए तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं, फजा मुतरफन है और कीचड़ चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और खारिज ज़्यादा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6,000 रुपए तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है, यहाँ से मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम देता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हंडिया है और एक तरफ एक बड़ा सा पलंग है और इसके नीचे एक और छोटा सा पलंग है और इसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक हैं। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कुली नहीं कराई और ना वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसको है? मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं गाँव तक्के पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब इधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से इन्हें देखने लग जाती हैं, जो कि कुछ इनकी निगाहें कहती हैं। मेरा ये खत भी वही कहता है कि अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती तो ये गुनाहगार बंदी आपकी खिदमत में ये गुस्ताखी ना करती। जानते हो दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। जानती हूँ शायद आप तक मेरा ये खत भी ना पहुंचेगा, फिर भी मजबूर हूँ ये खत लिख कर रहूंगी कि बेला और बतूल की मर्जी यही है। शायद आप कयास कर रहे होंगे कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है। मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दिनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और गरांट रोड और फारिस रोड और मदनपुरा पर इंसानी खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, इन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपए की एवज खरीदा था। ये मुसलमान दलाल इस लड़की को दुबई से लाया था, जहां बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अकब में वॉश हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतवस्सित तबके का घराना था। शराफत और सादगी घुटी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और जब रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को बेतेग शुरू किया और इस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाकया है। बेला अपने स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि इससे अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक जमे गफीर देखा। ये लोग मुसल्ला थे और घरों को आग लगा रहे थे और लोगों को और इनके बच्चों को और इनकी औरतों को घर से बाहर निकालकर इन्हें कत्ल कर रहे थे। साथ साथ अल्लाह अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते देखा था। फिर इसने अपनी आंखों से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। वहशी मुसलमानों ने इसकी पस्तान काट कर फेंक दिए थे। वो पस्तान जिनसे एक माँ, कोई माँ हिंदू या मुसलमान माँ, ईसाई माँ या यहूदी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और इंसानों की जिंदगी में कायनात की वसअत में तख्लीक का एक नया बाब खोलती है। वो दूध बड़े पस्तान अल्लाह अकबर के नारों के साथ साथ काट डाले गए। किसी ने तख्लीक के साथ इतना जुल्म किया, किसी जालिम अंधेरे ने इसकी रूहों में स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत ना थी, वो दुश्मनी भी ना थी, वो इंतकाम भी ना था। वो एक ऐसी सादत है, बेरहमी, बुज़दिली और शैतानियत थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर की आखिरी किरण को भी दागदार कर देती है। बेला अब मेरे पास थी। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी। जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी, अपने घर में होती थी, तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही थी और फिर बड़ी होती गई तो उसके माँ बाप इसका ब्याह किसी शरीफ घराने के गरीब से लड़के से कर देना चाहते थे। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खावन से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपने घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन इस नाजुक कली को बेवक्त खजा आ गई। अब बेला 12 बरस की थी। इसे नहीं मालूम था कि इसकी उम्र थोड़ी है, लेकिन इसकी जिंदगी बहुत बड़ी है। इसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, में इसका जो लहू है, मौत जो प्यास, या फिर इसका जो लहू है। और कायद-ए-आज़म साहब, शायद अगर आप देख सकें तो इसका अंदाजा कर लें, इनको बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सकें। आप तो शरीफ आदमी हैं, आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा। हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को शायद आप समझ जाते हैं, मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत होती है, सारी दुनिया की मिरास है, जो कि इसे मिटाता है। इस दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा माफ नहीं करता।
बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह हैं, मेरे साथ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं। बतूल मुसलमान लड़की है, बेला ने हिंदू घराने में जन्म लिया। आज दोनों फारिस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। और अगर बेला रावलपिंडी से आई तो बतूल जालंधर के एक गांव में के एक पठान की बेटी है। और बतूल के बाप की 7 बेटियां थी, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारी। बतूल का बाप कुलमकुला किरण में एक मामूली का शानदार था और काशकार था, गरीब पठान, लेकिन योर पठान से जो सदियों से खेम किरण में आकर बस गया था, जहाँ के इस गांव में भी ये 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिसे हलम और आश्ती से रहते थे, शायद इसका अंदाजा पंडित जी आपको इस समझ से होगा कि मुसलमान होने पर भी इन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाजत ना थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से जब से महाराजा रणजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने इस गांव में अजान न दी। इसका दिल और इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थीं और फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लब वार किए बगैर हिम्मत न होती थी। बतूल अपने बाप की चहेती लड़की थी। सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी आप तो खुद कश्मीरी नस्ल हैं और फनकार होकर भी जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी के ढेर से गुडमगा होकर इस तरह पड़ी है कि इसका पड़क करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े मारवी और घनी मूछों वाले ठेकेदारों, नापाक निगाहों वाले चोर बाजारों ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है, इसने सिर्फ जिन्ना साहब का नाम सुना था। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर इससे नारे लगाए थे और जैसे 3-4 बरस के बाद घर में इनकलाब जिंदाबाद करते फिरते हैं। 11 बरस की थी तब वो अनपढ़ बतूल वो चंद दिन ही हुए मेरे पास आई और एक हिंदू दलाल इसे मेरे पास ले आया। मैंने इसे 500 रुपए में खरीद लिया। इससे पहले कि वो कहाँ थी ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुछ कहा है कि अगर आप इसे सुन लें तो शायद पागल हो जाएं। बतूल भी अब पागल है। इसके बाप को जाटों की इसी बेदारी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पीछे से 6000 बरस चल के उतर के आए हैं और इंसानी बर्बरियत अपने वैशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जानवरों ने इसकी आंखें निकाल दी, फिर इसके मुंह में पेशाब किया, फिर इसके हलक को चीर कर इसकी आंतें तक निकाल ली और फिर इसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुकाला किया। इस वक्त इनके बाप के सामने रेहाना, गुलदरख्शा, मरजाना, सोहन बेगम और एक एक करके वैश्य इंसान ने अपने मंदिर की औरतों को नापाक किया, जिसने इन्हें जिंदगी अता की, जिसने इन्हें लोरियां सुनाई थी, जिसने इनके सामने शर्म और इज्जत से पाकिज़गी से सर झुका दिया। इन तमाम बहनों और माओं के साथ ज़िना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी, अपनी रवादारी तबाह कर दी, अपनी इस्मत मिटा दी और आज का हर मंत्र खामोश है। आज गिरन साहब का हर दुआ शर्मिंदा है। आज गीता का बुरा सलूक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने रचना के मुसव्वरी का नाम ले सकता है, अशोक के कितने किस्से सुना सकता है और अरेबिया के सनम ज़ादों की गंध सुना सकता है। गुन और बतूल के बेबस बुंचे हुए होंठों, इसकी बाहों पर वहशी दरिंदों के दांतों के निशान और इसकी भरी हुई टांगों की नामवारी में तुम्हारी इश्ना की मौत है, तुम्हारे एलवरा के जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ आओ मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी और इस मिथन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रूह में बहकर मैं बहुत कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे ना कहना चाहिए, शायद इसमें आप सभी, शायद इससे ज्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने की हो, ना सुनाई हो। शायद आपसे सब कुछ नहीं कह सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कह सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आजादी आ गई है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में शायद एक तवाइफ को भी अपने रहनुमा से पूछने का हक जरूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल 2 लड़कियां हैं, 2 कौमें हैं, 2 तहजीबें हैं, 2 मंदिर और 2 मस्जिद हैं। बेला और बतूल आजकल फारिस रोड पर एक रंडी के यहाँ रहती हैं जो हजाम के बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती हैं। बेला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं करके खरीदा है। मैं चाहूँ तो इनसे काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं काम नहीं करूंगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने इनसे किया है। मैंने इन्हें अब तक फारिस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा। फिर जब भी ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, इस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं, मुझे निगाहों की ताब नहीं, मैं ठीक तरह से इनका संदेशा हूँ, आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों न खुद अपनी निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिनाब साहब मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक समझ लें और जरा एक दफा इन्हें इस फारिस रोड के जंगल में छिड़ाकर अपने
नोहे सुनाए। और ये नोहा जो इकनोई से रावलपिंडी तक और भरतपुर से मुंबई तक गूंज रहा है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज सुनाई नहीं देती? ये आवाज सुनेंगे आप?